नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, इसका नाम है दरोगा भैया। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई शिवम पांडे। और शिवम पांडे भाई के बारे में खास बात ये है कि भाई वो सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस तो लेके बैठे हैं, पर बहुत जो खास बात है जिसके लिए हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, वो ये है कि भाई अच्छी खासी वेल पेड जॉब असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड छोड़ के आ रखे हैं दिल्ली पुलिस के लिए से। तो मैं इस वीडियो में भैया से बात करेंगे कि क्यों भैया ने वो जॉब छोड़ी और यहाँ आना सही समझा और कैसे कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी। मैं सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने रख देता हूँ ताकि भैया को मैं इंटरफेयर न करूँ बीच में, क्योंकि जब एक फ्लो बनता है तो फ्लो में बंदा अच्छे से बोल पाता है, और अगर इंटरप्शन बीच में होता है तो फिर यार जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो एक फ्लो जब आपका बना होता है ना पढ़ाई करने में, तो आपको मजा आता है। इन बिटवीन आपको टोक देता है ना, तो आपको लगता है अरे यार इनका टोक दिया, अच्छा खासा मैं पीक पे चल रहा था। तो उस तरह से मैं भैया को लगातार बोलने का मौका दूंगा और बढ़िया बढ़िया भैया से बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी और कैसे उनके पिछले जो प्रीवियस जॉब थी उसकी प्रिपरेशन की, जो उनके अंदर नॉलेज थी, जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा कर रखा था, कैसे उस नॉलेज ने इनको यहाँ हेल्प करी वो एग्जाम निकालने में। और भैया अगर आप यहाँ पे आ रखे हैं वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के, क्या भैया का रुकने का मन है या भैया आगे जाने वाले हैं कुछ और करने के लिए, और यहाँ पे उनको टाइम मिल पा रहा है उस चीज़ के लिए नहीं मिल पा रहा है। बात करते हैं भैया सीधा। तो शिवम भाई, मैं आपसे सीधा पूछना चाहूँगा, पहले आप अपना हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने कॉलेज करा है और कैसे आप यहाँ आज बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आज आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत धन्यवाद आपका खरीद के लिए। जी भैया। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम पांडे है। मेरी सीपीओ 2023 में ऑल इंडिया रैंक 41 थी और मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ, बट आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली। सो सीपीओ 2023 में मेरा ये सीपीओ का पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मतलब ऑल इंडिया रैंक 41 सिक्योर करी। और जैसा भाई ने बताया था कि मैं अभी असिस्टेंट कमांडेंट इन कोस्ट गार्ड में भी सिलेक्टेड था, जहाँ पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 थी। तो बेसिकली मैं पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले डिफेंस की एग्जामिनेशंस की तैयारी करता था, जैसे कि सीडीएस, एफकैट और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट है सीजी कैट। तो बहुत सारी एसएसबीज दी। मेरा रिकमेंडेशन 8th अटेम्प्ट में हुआ था जो इंडियन कोस्ट गार्ड की एसएसबी थी, उसमें जाके फिर मेरे को सिलेक्शन मिली। और उससे पहले मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था। तो बेसिकली एक बहुत टफ डिसीजन था कि जो मेरा पैशन था डिफेंस को छोड़ के दिल्ली पुलिस में शिफ्ट होना, एक टफ डिसीजन था। बट बहुत सारी चीज़ें जो सोची मैंने और जो पहले के एक्सपीरियंसेस थे उन सबको मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं दिल्ली पुलिस को एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूँगा। तो शिवम भाई, वहाँ पे क्या खराबी ऐसे आपको लगी जो आपको लगा कि यार दिल्ली पुलिस में होना सही रहेगा उसको छोड़ के, तो यार क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट भाई मैं मानता हूँ हायर ग्रेड पे है, मतलब कितने ग्रेड पे है? लेवल 10 की है, 5400 ग्रेड पे। लेवल 10 5400 ग्रेड पे, और यहाँ कहाँ 4200 में आ रखे हैं। तो ऐसा क्यों आपने चूज करा इसको भाई? भाई नौकरी में उस जॉब में कोई खामियां नहीं थी कि मतलब कि वो नौकरी बेकार है इस नौकरी से। हालांकि ये तो लेवल 6 है, वो लेवल 10 थी, वो ग्रुप ए की गैस्टेड जॉब थी। बट मेरा सीजीएल 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था, एज अ पोस्ट असिस्टेंट मिली थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रो अटेम्प्ट था। भाई ये तो आपने बताया नहीं, आप तो और भी एग्जाम क्रैक करके बैठे। वो मेरा ऐसी रो अटेम्प्ट था कि मतलब मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था एसएससी एग्जामिनेशन का, क्योंकि मेरा सीडीएस और एफकैट वगैरह की तरफ ज़्यादा था। तो बेसिकली जब एसएसबीस वहाँ पे क्लियर नहीं हो रही थी, मेरा मतलब वो एक लास्ट डे पे मैं कॉन्फिडेंस आउट हो जाता था, तो एक थोड़ा सा मतलब बुरा लगता था कि मतलब इतनी एफर्ट देने के बाद रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, फिर इंटरव्यू के लास्ट स्टेज पे आके आप आउट हो जाते हो, तो फिर थोड़ा लगा कि नहीं, कि कुछ एक बैकअप सिक्योर होना चाहिए, वरना फिर ऐसे ही तो फिर चलता रहेगा। क्योंकि एक साल में मेरे 6 से 7 इंटरव्यू दे चुका था मैं। अच्छा। तो वहाँ पे जाके मेरे को लगा कि नहीं, कि कुछ दूसरा एग्जाम देखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे यहीं से मतलब सिर्फ फ्रेंड सर्कल वगैरह में पता चला एसएससी एग्जाम्स के बारे में। तो उसका मेरा यही सीजीएल 2022 का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने ऐसे ही भर दिया था और सब सारे दोस्त जा रहे थे पेपर देने, में भी चला गया। अच्छा। तो उस टाइम पे पैटर्न भी चेंज हुआ था 2022 का, बिल्कुल, तो थोड़ा पेपर कंपैरेटिवली आसान था। और जो बेसिक डिफरेंस मेरे को सीडीएस और जो डिफेंस एग्जाम्स थे उनमें एसएससी में ये लगा था कि जो सीडीएस वगैरह का जो पेपर का लेवल हो थोड़ा इससे ज्यादा है, बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है कि यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए एसएससी के एग्जाम। बिल्कुल कि वहाँ पे तो हमें जैसे कि सीडीएस में मैथ्स में हमें 100 में से अगर 50 क्वेश्चन भी कर दे तो हम क्वालिफाई कर देते हैं। यहाँ पे तो हमें पूरे 25 के 25 से 50 के 50 करने होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं शिफ्ट करा, मैंने मूक वगैरह दिए, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, बट मेरा जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी स्पीड में पेपर टाइम में नहीं हो पा रहा था, क्वेश्चंस मैं सारे कर पाता था। तो प्री तो क्वालिफाई हो गया जैसे तैसे करके। मेंस के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और उस टाइम में वैकेंसी 36,000 थी, तो उसमें अपना भी
काम हो गया। काम हो गया। तो उसकी फिर मेरे को पोस्ट असिस्टेंट में मेरे को मुंबई में मिली थी। तो आप गए थे वहाँ पे जॉब? हाँ मैं गया था, अच्छा। बट बहुत लेट ज्वाइनिंग करी थी मैंने, क्योंकि मेरे उससे पहले 2023 के एंड में ही मेरे सारे इंटरव्यूज थे, और प्लस इसका मैं सीजल 2023 की तैयारी में भी लगा हुआ था, और सीपीओ 2023 भी था उसी साथ, और फिर इंटरव्यूज वगैरह थे, तो मैंने ज्वाइनिंग थोड़ी डिले कर दी थी। और जब मैं सीजल 2023 की प्रिपरेशन मैंने थोड़ी मतलब लगन से करी थी और सीरियस होकर करी थी, कि मुझे लगा था कि जैसे सीजल वगैरह में क्या है कि प्री क्वालिफाई कर दो, मेंस क्वालिफाई कर दो, तो आप जॉब सिक्योर कर लोगे। तो मैंने कहा इसको एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने 2023 सीजल की अच्छे से तैयारी करी थी, और प्री वहाँ पे भी क्वालिफाई था, बट मेंस में 26 अक्टूबर 2023 को हमारा मेंस था। उसमें जो सभी को प्रॉब्लम आई थी कि जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़े क्वेश्चंस आए थे जिसमें कई बच्चे घूम गए थे। तो बेसिकली मेरे साथ क्या था कि मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, तो मैथ्स में मेरा हमेशा 100% स्कोर था, और वो वहाँ के मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं ईगो पे ले गया कि नहीं मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा, जिसके चक्कर में मेरा कि सारा टाइम लॉस हो गया और फिर रीजनिंग भी खराब हो गई। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं कि ये बड़ा दिक्कत आती है एसएससी के एग्जाम में ना। बच्चे ये बड़ी दिक्कत करते हैं कि यार उनको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैं कर रखा है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, और वो अटक जाते हैं, और वहाँ उनका टाइम निकल जाता है सारा। और भाई ने भी एक बात समझाई कि भाई यहाँ पे टाइम का ही खेल है सारा, एसएससी में टाइम का खेल है। अगर आपने टाइम के हिसाब से अपने आप को कर लिया सेट, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं तो फिर आप अटक जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको अटका के रखा हुआ है, तो उसको छोड़ दो, बात के लिए छोड़ दो जो टाइम बचता है। मैं तो आज भी देखता हूँ कि अगर वो मैथ्स के 5 क्वेश्चन में अगर मैं छोड़ देता तो आज मैं शायद केस हो किसी मिनिस्ट्री में बैठा होता, क्योंकि मेरा जो सेकंड वो फॉर्म मतलब सेकंड उसका था इंग्लिश और जीके का, उसमें मेरे इंग्लिश में भी 125 124 के अराउंड स्कोर था, और जीके में 56 स्कोर था। तो सिर्फ मैथ्स के चक्कर में मेरी मैथ्स भी खराब होगी और रीजनिंग के लिए मेरे पे टाइम नहीं मिला, तो पूरा पेपर खराब हो गया। तो उसी थोड़ा रिग्रेट था कि इसकी 3-4 महीने मैंने तैयारी करी, फिर उसमें लास्ट में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और उससे पहले क्या था कि सीपीओ का प्री हो गया था जी 2023 वाला, और मेरा मतलब मेन फोकस सीपीओ नहीं था, मेरा मेन फोकस सीजल था। मैं सीजल रह के आगे की तैयारी कर सकता हूँ या फिर एसएससी वगैरह दे सकता हूँ। हाँ। बट मेन से पहले अक्टूबर के स्टार्टिंग में हमारा सीपीओ का प्री हो गया था, तो प्री में मेरे थोड़े नंबर ठीक थे, और फिर जब इसकी आंसर की आ गई तो फिर लगा कि नहीं अब तो सीपीओ ही है हमारे पास ले दे के, तो इसमें सारा जोर लगा दो। फिर फिजिकल की अच्छी खासी तैयारी करी। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि भाई आप डिफेंस प्रेफर करते थे कि डिफेंस मेरे को ज्वाइन करना है, डिफेंस लाइन में जाना है, तो फिर आप यार पैरामिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते थे। पैरामिलिटरी भी कर सकता था, दिल्ली पुलिस क्यों? बट मेरा था कि डिफेंस में मेरे को एज एन ऑफिसर लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइंग ऑफिसर, मेरा एयरफोर्स में था बेसिकली, झुकाव जो था मेरा मतलब एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर था। बट उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पैशन था ना कि नहीं सीधा यही नौकरी करनी है, यही पेपर भरने हैं, और कोई मैं सोचता भी नहीं था कि मतलब ये दूसरा सिविल वगैरह पैरामिलिट्री वगैरह कुछ नहीं सोचता था। बट जब सीजल में मार्क खाई पेपर में, तो फिर लगा कि नहीं अब थोड़ा रिग्रेट बहुत ज़्यादा हुआ अपने ऊपर, कि मतलब जिसकी तैयारी आप 3-4 महीने लगा के करो, फिर लास्ट में आपके दिन ना हो। हालांकि मेन से पहले मेरे जो मॉक्स वगैरह थे उसमें बढ़िया स्कोर था मेरा, 330 प्लस विशाल स्कोर रहता था, तो वही था कि दिन नहीं था मेरा उस दिन, और उस चक्कर में पूरा जो सेक्शन मैच का खराब हो गया, उस चक्कर में पेपर खराब हो गया। और फिर मेरे पास देखा कि मेरा सीपीओ में मतलब प्री में नंबर ठीक ठाक थे, तो मैंने सोचा अगर फिजिकल की तैयारी थोड़ी कर ले, फिर बाद में मेंस की तैयारी कर ले, तो अभी भी एक पेपर है मेरे हाथ में। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना सारा फोकस मैंने सीपीओ की तरफ शिफ्ट कर दिया, फिजिकल वगैरह। तो जैसे आपने जो, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो पहले पुरानी अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो आपके सीपीओ का जो आपका एग्जाम आपने दिया, जो आप कह रहे हैं मेरे अच्छे खासे प्रीलिम्स मार्क्स आ गए, मेंस में भी बढ़िया हो गया, तो उस एग्जाम ने आपकी हेल्प करी यहाँ पे? बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि वही एसएससी का सीपीओ था, तो वहाँ पे सीजन में क्या होते हैं प्री में 24-25 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, उसमें होते हैं 50-50। तो बेसिकली तैयारी बन गई थी, और मेरा मतलब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, उसी के बीच में सीपीओ का प्री हो गया जी। तो एज अ प्रैक्टिस भी मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। उसमें मेरा स्कोर था मेरे ख्याल से 171 के करीब स्कोर था प्री में। अच्छा। तो उसकी जो सीजल की सारी तैयारी और जो उससे पास में मैंने डिफेंस वगैरह की करी थी, वो सारी चीजें मेरे काम में आई। और दैट टू विदाउट एनसीसी, राइट? विदाउट एनसीसी था मेरा, एनसीसी के बिना। और मेरा था कि सीपीओ का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। बट मैं ये सोचा था कि पेपर थोड़ा लेंदी ना हो जाए, बट प्रैक्टिस और उसकी सारी मतलब काम आई, और मेरा जो पेपर था सीपीओ का 2 घंटे का पेपर था, मेरा 20 मिनट पहले खत्म हो गया था। प्रीलिम्स की बात कर रहे हो? प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, 20 मिनट पहले खत्म हो गया था। भाई मेंस का मेंस के लिए क्या था कि मेंस का मुझे समझ आता है कि भाई मेरा खुद का आधे घंटे पहले हो गया था, और प्रीलिम्स मतलब आधे 20 मिनट पहले खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात है। आपने लगता है बहुत तगड़े से तैयारी करी है। नहीं, देखो तैयारी भी होती है, आपका हार्डवर्क भी होता है, आपकी प्रैक्टिस भी होती है, बट मेन जो होता है एक फैक्टर होता है वो आपका दिन होना चाहिए। जी। अगर आपका दिन नहीं है तो फिर सारी मेहनत सारी वो सब खराब हो जाती है। जी। थोड़ा वो भी, तो दिन को कैसे बनाया जाए, ये कंट्रोल में है? आपके हाथ में नहीं है।
अच्छा आपके हाथ में आपकी प्रैक्टिस है, आपका हार्ड वर्क है और वही जी। प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वही आपके हाथ में। दिन तो किसी के हाथ में नहीं होता, कब किसका दिन हो किसी को नहीं पता। खैर चलिए वो तो दूसरी बात हो गई। बाकी हम मेहनत की बातें करते हैं। तो फिर आपने मेंस की तैयारी यहाँ पे कैसे करी? सीपीओ मेंस देखिए अभी ना 8 मार्च को हमारा सीपीओ का मेंस होने वाला है, तो बच्चे जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कैसे प्रिपेयर करा था मेंस के लिए। मेंस का देखो मेरा था कि फिजिकल क्लियर हुआ था। फिजिकल के बाद हमें तो 2023 में तो मेंस का इतना टाइम मिला नहीं था, क्योंकि नवंबर के एंड में हमारा फिजिकल हुआ था। और जी। जो हमारी मतलब फर्स्ट जो टेंटेटिव डेट थी वो थी दिसंबर की, बट जी। वो बाद में शिफ्ट होके 2 वीक पीछे हो गया था, जी शायद 8 जी जनवरी को। जी 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 बिल्कुल। तो बट मेंस के लिए मैंने भी सोचा था कि अगर किसी ने प्री की तैयारी करी है तो उसको इंग्लिश तो आती होगी, क्योंकि मेंस में सारा इंग्लिश है। और फिर सीजल वगैरह भी था हमारे पास। अब जैसे जी। आज की डेट में कोई अगर सीपीओ की तैयारी कर रहा था, ऐसा मतलब नहीं है कि वो सीजल की तैयारी ना करे। बिल्कुल सही वो भी बात। सीजल की भी तैयारी कर रहा होगा। वो बच्चा तो सीएचएसएल की भी कर रहा होगा, बाकी सबकी कर रहा होगा। मल्टीपल फॉर्म भरते हैं सब बिल्कुल। एक ही साथ, और सबके जो मल्टीपल बी और सी ग्रुप के जितने पेपर है सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, 4 सब्जेक्ट है, तो सबका 90% हाँ। सबको सेम होता है। सेम ही होता तो इंग्लिश की और जो सीपीओ का प्री क्वालिफाई करके आ रहे हैं इंग्लिश की नॉलेज है। जी। अब आपके पास फिजिकल है और अभी जो 2024 वाले इनके पास तो काफी टाइम भी था। है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो खासा टाइम। अच्छा खासा टाइम था। तो मेंस के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपने जो प्री के लिए पढ़ा था उसी को रिवाइज करो जी और मोक दो सबसे ज्यादा। मूव सबसे मेंस ज्यादा। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मोक। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मोक दो और जितने हो सके उतने मोक दो। क्या आपने कोई एक प्लेटफॉर्म यूज करा था, कई सारे यूज मैंने तो मेंस के लिए मेरा क्या था कि मेरा मेंस के साथ साथ मेरे दूसरे भी पेपर थे सीपीओ जी के, जी तो मैंने मेंस के लिए ऐसे मतलब शिद्दत वाली तैयारी नहीं करी थी, मैंने सिर्फ मोक दिए थे। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरा मोक में जो स्कोर था और जो मेरा प्री में स्कोर था, मैं जी। उसको मतलब ऐड करके मैं सोचता था अगर जो मेरे मोक के एवरेज स्कोर चल रहा है जो प्लस मेरा प्री में है तो मेरा मेरे- क्वालिफाई हो हो जाएगा जाएगा। पास जितनी कट ऑफ बिल्कुल हुई थी। बिल्कुल तो मोक में मेरा मोक जबकि कुछ कुछ मोक्स बहुत टफ थे उस टाइम पे, जी। जिसमें मेरा 145 140 भी मेरा स्कोर गया है। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे लेकिन आपकी परसेंटाइल अच्छी आती है। परसेंटाइल अच्छी थी और वो क्वेश्चंस से भी पता चल जाता है कि इतने बिल्कुल मतलब बिल्कुल जी जी जी। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें तो एरर्स ही 4 सेंटेंस के एरर्स दे रखे तो हैं। यहाँ एक और बात देखिए, आपका जो आपकी मोक में स्कोर आ रहा है ना वो मैटर नहीं करता, आपका परसेंटाइल मैटर करता है। क्योंकि आपने बच्चों को पीछे छोड़ना है, आपने किसी स्कोर को पीछे नहीं छोड़ना है, आपने बच्चों को छोड़ना है। ऊपर के कुछ परसेंटेज बच्चों का होगा ना, तो अगर आप मोक दे रहे हैं ना तो मोक में अपना परसेंटाइल और देखिए। सबसे बड़ी बात है अगर किसी एक पर्टिकुलर मोक पे स्कोर नहीं आ रहा तो उसे घबराना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पहले सीजन में सारे मोक्स अच्छे होते थे बट मेरा पेपर खराब हो जाता, तो जी। ऐसा नहीं है। आपके मोक्स में स्कोर नहीं आ रहे तो उसको एनालाइज करो। जी दूसरा मोक दो उसमें भी आने कोई बात नहीं, मोक्स के जो स्कोर है वो मैटर नहीं करते, वो प्रैक्टिस के लिए कि जितने ज्यादा मोक कई होता है कि जो मोक्स में स्कोर खराब आ रहे हैं तो फिर मोक देना छोड़ देते हैं, जी जबकि पेपर से 1 महीने पहले सिर्फ आपको मोक देना और रिवाइज करना है। जी। ये एक तो अब जो आखिरी हमारा महीने बचा हुआ है उसमें आपने क्या करना है, बस मोक देना है। मोक देते रहो, और- एनालाइज करो। कोई नया वर्ड, नया इडियम, नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख गया या जी। नया कोई सिनोनिम एंटोनिम दिख जी। गया या फिर ग्रामर के ही कुछ नए रूल देखने को मिल जी। गए, उनको एनालाइज करो, जी उनको नोट डाउन करो। वही मोक का मेन मोटिव वही है, कुछ बिल्कुल। नया मिल जाए उसको देखो, जी उसको आप एनालाइज करो। जी। स्कोर पे मत जाओ, क्योंकि मेंस का जो है वो 200 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि किसी का पेपर छूट जाएगा, कोई इंग्लिश का जी। पेपर है करने वाले 1 घंटे में भी कर आपके कितने मोक्स में मार्क्स, इसमें मार्क्स आए थे आपके जो मेरे- मोक में कितने आते थे और आपके मेंस में मेरे मतलब एक्चुअल में मोक कितने में आए? एवरेज स्कोर होता था 170 170 था, जिसमें मेरा 145 भी गया है जी मिनिमम, और मैक्स में मेरा 186 180 190 भी गया जी। है, बट एवरेज था 170। 170 एवरेज था। और और आपके एक्चुअल मेरा जो आपका actual एग्जाम हुआ था, तब कितना है उसमें आपका से स्कोर? मेरे 181 थे 181 181 थे। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि आपका जो मोक में स्कोर आ रहा है उससे बढ़कर ही आपका एग्जाम में आएगा मोक, ठीक है, मार्क्स आएंगे आप। बस आपको अपने मोक्स को एनालाइज करना है, जी। क्योंकि मोक दे दिया एनालाइज नहीं करा तो उस मोक का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आपके 190 भी आ रहे हो और 10 क्वेश्चन 10 बिल्कुल। आंसर नहीं कर पाए और आप उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप टॉपर भाई को हमारे सुन रहे होंगे तो देखो बहुत सिमिलर बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पे, कि भाई जो भी आपने मोक दिए और जो जो आपको लग रहा है कि ये चीज थोड़ी अलग है उसको नोट डाउन करते जाएं, उसको रिवाइज करते जाएं, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और भाई कुछ बच्चे ना रोज क्वेश्चन पूछते हैं, भैया मेरा मार्क ना मतलब स्कोर जो है वो अटक चुका है अब यहाँ पे कि 170 तक ही आ रहा है मेरा, अब मुझे इसको बढ़ाना है और मैं कैसे बढ़ाऊँ, तो उसके लिए कोई टिप? उनके लिए वही है कि 170 अगर उनके स्कोर आ रहे हैं तो 30 नंबर का उनका कहीं दिक्कत हो रहा है, जी। 30 नहीं ले लो, 190 120 ले लो कि 20 20 वो 25 improve कर सकता है। 20-25 तो उसको ये देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में उसको दिक्कत आ रही जी। है, कैम में दिक्कत है, ग्रामर में जी। दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है। जी 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 ज्यादातर क्या होता है इंग्लिश में, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेंस में था, उसमें जो नंबर घटते बढ़ते थे ना वो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बढ़ते थे। कॉम्प्रिहेंशन, कि अगर अचानक से कॉम्प्रिहेंशन गलत होगी जी तो फिर वो 6-7 नंबर चले गए, बिल्कुल। और अगर कॉम्प्रिहेंशन सही जी, होगी तो फिर वो 6-7 नंबर अपने हाथ में है। बिल्कुल या क्लोज के जो क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 3-4 चीजें गलत होगी तो फिर इकट्ठे नंबर। तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलरली किस सेक्शन में दिक्कत आ रही है। जी। अगर वोकैब में दिक्कत आ रही है तो वोकैब में क्या है कि वोकैब की तो कितने भी वर्ड पढ़ लो कोई ये नहीं कह कमी सकता पड़ कि जाएगी वो जी, होती है। हाँ बिल्कुल। बट जो एसएससी के जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जी। खासकर जो मतलब 80-90% है वो हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, जी उनको आप देखो, उनको रिवाइज करो। जी। वो बहुत से प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं कि
एसएससी के पास्ट कितने वोकैब्स आए थे जी। एग्जाम में, उनको देख सकते हो। हालांकि अगर वोकैब में आप देख रहे हो कि 3-4 वोकैब गलत हो रहे हैं तो आपको लोड लेने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोकैब आपके हाथ में नहीं होती। अगर ग्रामर में आप दिक्कत दे रहे हो तो वहाँ पे आप जाके देखो कि कौन सा रूल मेन इंप्रूवमेंट आप वहीं कर वहाँ सकते पे हो। कर सकते हो, हाँ, ग्रामर में कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हो। अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम है आपके पास, जी, रीडिंग बिल्कुल, स्किल्स बिल्कुल। आप कर सकते हो। जी बिल्कुल। आप डेली के 2-2 तो रीडिंग के लिए तो मैं आपको देखो रोज आर्टिकल प्रोवाइड करता ही हूँ अपने हमारे दरोगा_ भैया पे। बेस्ट और चीज है आर्टिकल्स, आप पढ़ के आर्टिकल्स अपनी बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंशन मैं भी बिल्कुल यही बात बोलता हूँ आप क्लोज सभी कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो बेस। और कोई अगर वर्ड दिख गया आप उसको भी नोट कर सकते को हो। नोट डाउन करो बिल्कुल। तो इंग्लिश के और- में दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके 170 आ रहे हैं 1 महीने का टाइम है, अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हो पर्टिकुलर सेक्शन में, तो आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और इसमें एक और चीज क्या कि जो आपका वीक टॉपिक है आप उसको देखो, एनालाइज करो अपने जो मॉक आपने जो भी दिया है, प्रीवियस ईयर का दिया है, कैसे भी दिया है, उसका एनालाइज करो और देखो कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। और जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है डेली बेसिस पे ना उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगाओ। क्या ये सही रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इंग्लिश का तो ये है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जी। वो इसका 2 घंटे का होता है, नॉर्मली आप 1 घंटे में कर सकते हो। आधे घंटे में आपने एनालाइज कर लिया, फिर आधा 1 घंटे किसी और टॉपिक को दे दिया, तो 3 से 4 घंटे में आप अगर दोगे प्रॉपर्ली, अगर दोगे एकदम परफेक्ट उसके साथ, तो आपका आराम से 1 महीने में आपका आराम से स्कोर बढ़ेगा। चलिए। मैंने तो मुश्किल से मुश्किल लास्ट के 1-2 हफ्ते मतलब तैयारी करी थी उस जी। टाइम पे, और 2 हफ्तों में मैंने शायद 15 या 20 मूव दिए होंगे, जी। और उसी से मतलब तो आपने वैसे चलिए मैं ठीक है मैं बात करता हूँ सीजल की। मैं बात करूँ कि आपने इंग्लिश के लिए सोर्सेज क्या यूज करे थे? आपने ग्रामर कहाँ से करी थी, वोकैब कहाँ से करी थी, कॉम्पिटिशन पार्ट को कहाँ से स्ट्रॉन्ग करा था? देखो मैं इंग्लिश के लिए बताता हूँ, उनके लिए बताता हूँ जैसे जो बिगिनर्स होते हैं। जी तो मेरे साथ क्या था कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरे को लगता था यार मेरी तो इंग्लिश ठीक ठाक ही है, जी, जी, इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं। जी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम किसी पेपर में जी, बैठा तो मुझे जी। पता चल गया कि नहीं, ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग चीज़ है। जो एक इंग्लिश होती है बोलने वाली, और प्लस जो एग्जाम में आती है, इसमें बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क। जो फ्लुएंट इंग्लिश में है, अगर आप उसको पेपर दोगे तो जरूरी नहीं उसको सारे वोकैब्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने सोर्सेज देखे, तो फिर मैंने सोचा मैंने अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखने की कोशिश करी है। जी 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 कि एकदम बेसिक हो, ज्यादा भागना ना पड़े, 1-2 चीजें हो। जी। तो मैंने सबसे पहले जो बेसिक से उठाया था, मैंने ले लिया था नीतू सिंह की वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा देखो कहा कि सोर्सेज को लिमिटेड रखो और ज्यादा इधर मत भागो। मैं देखिए बिल्कुल सेम डिटो बातें चल रही है यहाँ पे कि मैं भी आपसे कहता हूँ कि भाई 10 बुक को एक बार करने से बढ़िया क्या होता है कि एक बुक को 10 बार करना। लिमिटेड रखो, उसको बार बार रिपीट करते रहो। तो भैया बता रहे कि वो क्या ग्रामर के लिए नीतू मैम की मैंने तीनों पार्ट में, जैसे इंग्लिश 3 पार्ट में होती है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। जी तो तीनों को मैंने देखा। तो ग्रामर के लिए एक तरीका ये होता है, जो जैसे जो हिंदी मीडियम से भी आ रहा है, जी। वो क्या करता है, रूल पढ़ने लग जाते हैं। जी, मैंने जी। भी ये कोशिश करी थी जी कि मैं रूल्स पढ़ूंगा, बट रूल्स ग्रामर में इतने रूल्स हैं, प्लस उनके एक्सेप्शंस हैं, फिर एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस हैं, जी, तो एक बिल्कुल। बार को बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको बेसिक पता है सब चीजें, मतलब बेसिक है कि मतलब आ एंड दा क्या है, ये सब अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको आइडिया है, तो आप सीधा ना ग्रामर की प्रैक्टिस करो। अच्छा नीतू सिंह में मैंने उठाया, तो वहाँ पे क्या हर चैप्टर के पीछे 20-25 एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल एरर्स की बेसिक एक्सरसाइज 25 क्वेश्चन दिए होते हैं के। उसमें। हाँ तो उन्हीं की एक्सरसाइज करो आप। अगर आप 25 क्वेश्चन है तो 25 में से आप 15 तो कर दोगे, जो बिल्कुल। आपकी बेसिक नॉलेज है जी कि ये चीज है, ये लिखा है तो ये आता है। हाँ। जो 15-20 के अलावा जो आपके नहीं हो पा रहे, उनके जी। पीछे एक्सप्लेनेशन है। आप उन एक्सप्लेनेशन को देखो कि जो आपको नॉलेज थी वो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही, प्लस यहाँ पे क्या आएगा। तो जी। अगर आप ऐसे करोगे तो आप रिटेन ज्यादा करोगे, तो आपकी जो रिटेनिंग पावर है ना, ऐसा आप जल्दी समझोगे, और प्लस आपका जो टॉपिक है जल्दी कवर होगा। मतलब पहले अपनी कमियां ढूंढो कि हाँ। कहाँ मेरे में कमी क्या है, जिस कमी आ रही है, बिल्कुल। उसके बाद आप उस चीज पे वर्क करें। आपको पता ही नहीं होगा कि वर्क कहाँ करना है, आप सीधे सीधे चलने चलो मैं करता रहूंगा पॉलिश अपने आप को। नहीं, पॉलिश करने से पहले कमियां अपनी ढूंढो। आप प्रैक्टिस करो। मैंने इंग्लिश को जैसे ग्रामर है या वोकैब है, मैंने मैथ्स की तरह लगाई। जैसे मैथ्स जी। में क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी। हाँ इंग्लिश में भी मैंने ये कहा था, मैंने स्पोर्टिंग सारे मतलब सारी नीतू सिंह की जितनी एक्सरसाइज थी सारी जी। लगा ली थी। तो प्लस उसके बाद फिर पिनैकल लिया था मैंने प्रीवियस ईयर। जी। ये एसएससी का पैटर्न है, तो मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर करके देखता हूँ। बिल्कुल तो फिर पिनैकल्स के भी मैंने सारे जितने भी 5-6 साल के जितने पेपर थे 2018 से 23 तक के, वो सारे स्पोर्टिंग एरर, सारे फिल इन द ब्लैंक, सारे जी। क्लोजेस, सब कुछ सब लगा लिया था। उसमें जो मेरे को कोई नया चीज दिखता था, जैसे कि जो मैंने जो ग्रामर पढ़ी है या मेरे को जितनी समझ में आ रही है, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिख गया, मैं उसको नोट कर लेता था। जी। तो मुझे पता चल जाता था कि एक्सेप्शन पर्टिकुलर, फिर मेरे को क्या हुआ कि जो मेरे को नहीं आता था सिर्फ मैंने उसे गेन करा। उसके गेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे को गेन जो मेरे को लेना था वो बहुत लिमिटेड हो गया। हाँ मैंने सिलेक्टिविटी, आपको ज्यादा नहीं करना हाँ। पड़ा। मतलब सिलेक्शन मेथड लगाया कि जो मेरे को नहीं आता वही मैंने उस पर मैंने work गेन करूं, कर लिया। तो मेरे को बिल्कुल, टाइम भी कम लगा और प्लस रिटेनेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा एफर्ट्स हो गया। तो ऐसे वोकैब भी करा। वोकैब के लिए भी क्या करा, वोकैब का देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वोकैब आपको याद ही करनी पड़ेगी, जी क्योंकि वोकैब का कोई नहीं बता सकता कि ये ट्रिक है, ये वो है। जी बिल्कुल। वोकैब के लिए भी मैंने नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 की
बैक साइड में होते हैं बैक क्वेश्चन। साइड जी में जी जितने जी, बहुत क्वेश्चंस सारे। थे, हाँ। फ्रेजेस थे, इडियम्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वर्ड मीनिंग्स थे, फॉरेन वर्ड्स थे, जी जी जी, उनको भी मैं क्या करता था, मैं वर्ड पेज पढ़ता था। अगर एक पेज पे 20 वर्ड है तो मैं जी। देखता था मेरे को कौन सा आता है। कौन से आते अगर कभी कभी होता था 20 में से 10 भी आते और कभी कभी जी। होता था एक भी नहीं आता, तो जो नहीं आते थे फिर मैं उनको अलग से नोट डाउन करता था अपने हाथ से लिखता। हैं? अच्छा। और वो गैप का एक ट्रिक मैंने जो सबसे बढ़िया मतलब मेथड लगा था मुझे, जी। कि आप मीनिंग जो है ना वर्ड का वो बुक से मत देखो, आप डिक्शनरी उठाओ, चाहे जी। फोन से उठाओ चाहे ऑनलाइन देखो, जी। उसमें सबसे आसान मेथड देखो। कोई भी वर्ड हो, हम्म, जैसे रिपरक्यूशंस है, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता जी। है। अब जैसे मेरे को पता है कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड मेरे लिए फेमिलियर है जी, क्योंकि मैंने जी। इस्तेमाल करा हुआ है, जी। तो मैं रिपरक्यूशंस का कॉन्सिक्वेंसेस लेता था। यानी एक वर्ड के 15-20 मीनिंग होते हैं, हाँ, उनमें से सबसे वो मीनिंग उठाओ जो आपने कभी यूज करा हो, यूज कर रखा हो, जो सुना हुआ हो। जो सुना हुआ हो, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, जी। कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको हिंदी में उसका मतलब पता है जी जी, तो उसका आप हिंदी में उठाओ, तो मीनिंग अपने आप लिखो उसके। और जब अपने आप लिखोगे तो आपको याद करना याद पड़ेगा। है, बिल्कुल फिर बिल्कुल आपको याद बुक रहेगा। रिवाइज करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस दिन आपका एग्जाम होगा या जिस दिन 2-3 हफ्ते बाद एग्जाम होगा, तो जो जिस रजिस्टर है, जिस कॉपी में आपने वर्ड्स लिखे हैं, आप उनको रिवाइज कर लो। जी। सबसे बढ़िया मेथड ये है। बहुत बढ़िया। तो यही मैंने सारे नीतू सिंह के ऐसे करे, और फिर उसके बाद फिर पिनाकल के सारे वर्ड करे। बस मेरे ये 2 सोर्सेज थे। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने आर्टिकल्स पढ़े? कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या होता था कि जब आप वर्ड्स पढ़ते थे या फिर जब आप ग्रामर भी पढ़ते तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन आपका वहां से इंप्रूव वही वही बन जा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ज्यादा, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एफर्ट है, जी। मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आर्टिकल्स पढ़ लो। टेलीग्राम से बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। जी। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम्म, आपको लग रहा है कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, और भी अगर आप मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर है, देखिए वही है कि आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो सबसे बढ़िया। उसके अलावा कोई है ही नहीं इलाज, मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन का अगर आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन ईमानदारी से कर रहे हो, ग्रामर और vocabs वो अपने पढ़ आप रहे हो हो, जाएगा, तो आपको मोक दोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं। बट अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारी सोर्सेज हैं, आर्टिकल्स आते हैं, डेली आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ लो। 5 से 10 मिनट का काम है। नहीं तो फिर अल्टीमेट सोर्स तो सबसे बेस्ट है वो है न्यूज़पेपर। बट न्यूज़पेपर के लिए क्या हो, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो आप एडिटोरियल्स उठा लो, जो डेली एडिटोरियल्स आते हैं, एक ही पेज मतलब बेसिकली 8 आर्टिकल्स आप पढ़ लो, बस। मतलब 45 मिनट से 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उतना में आपका आपकी काम हो vocab जाएगा। भी इंप्रूव होगी उससे, जी। और ग्रामर भी इंप्रूव होगी, जी। और रीडिंग स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वो भी इंप्रूव। तो चलिए, ये हमने कर ली इंग्लिश की बात, क्योंकि इसकी बात करना बहुत जरूरी था कि हमारा अपकमिंग एग्जाम जो हमारा नेक्स्ट मेंस है सीपीयू का। मैं आप बात करना चाहूंगा कि भाई आप दिल्ली पुलिस आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको कैसा लग रहा है, और आपके रुकने के विचार हैं, या अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं अभी भी आपकी नहीं है, मैं आगे जाऊंगा, ये छोड़ के कुछ और करना है मेरे को, ऐसा कुछ? भाई देखो, दिल्ली पुलिस जो मैंने ज्वाइन करी थी, जी। तो मेरे जो असिस्टेंट कमांडेंट था और उसका था साथ ही सब कुछ आया था। उसकी ज्वाइनिंग पहले थी यहाँ से। अच्छा। बाकी तो ज्वाइनिंग हमारी थोड़ी लेट हुई है। जी। तो वहाँ पे मेरे को बताना था कि मतलब आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर अनविलिंगनेस लेना चाहते हो। जी। तो मैंने बहुत सोचा, वो तो पीरियड बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी ड्रीम जॉब थी। जी। ये तो मैंने मतलब ये तो बाय लक मिल गया मुझे, बट मैंने आगे का फ्यूचर देखा अपना। प्लस जो मैंने बताया था कि मैं 2022 से सीजीएल, मेरे को एक पोस्टिंग मिली थी मुंबई में, जी। तो वहाँ पे मैंने 2 महीने काम करा था। जी। वहाँ पे मेरे को एक चीज़ मतलब रियलाइज हुई कि अगर आप कितनी बढ़िया अगर आप जॉब कर रहे हो, बट अगर आपके पास होम पोस्टिंग नहीं है ना, तो वो चीज़ आपको खलेगी। और ये चीज़ मेरे को वहाँ पे मतलब सर्व करते टाइम रियलाइज हुई कि जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा होता तो ये वही सोचता है, मल्टीपल फेलियर्स देखने पड़ते हैं, तो वो सोचता है कि कितनी जल्दी जॉब लग जाए हमारी। जी जी जी, बिल्कुल। बट जब वो जॉब में जाता है और अगर उसको कहीं दूर पोस्टिंग मिल जाती है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, तो घर घर होता है। नौकरी लेना मुश्किल है, ठीक है, बट अगर आप नौकरी कर रहे हो और अगर आपको बाहर पोस्टिंग मिल जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वहाँ मैंने रियलाइज करा, जो मेरी असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब थी, मेरी लाइफ टाइम पोस्टिंग कोस्टल एरिया में। जी। हाँ, मैं मतलब एक गैजेट ऑफिसर की जी तरह था, जी बट होम पोस्टिंग चाहिए थी। प्लस फिर मैंने आगे का जो मेरा एम था कि मैं जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस में भी रह के सिविल्स की तैयारी करना चाह रहा हूँ। जी। अच्छा। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। जी। तो उसके लिए दिल्ली का मतलब पोस्टिंग जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ पे दिल्ली तो एपी सेंटर है प्रिपरेशन का किसी भी एग्जाम का, और जो यहाँ पे माहौल है स्टडी का, वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो तो क्या आपको Centrally में मिलेगा। देखो, हमें तो बड़ा दिक्कत रहती है कि यार आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो क्या आप टाइम निकाल पा रहे हैं क्या प्रिपरेशन के लिए? और टाइम का तो भाई ऐसा है, देखो कि टाइम आपके पास अगर पूरा हो, अगर आपका मन नहीं है, आपने मतलब कुछ आपका वो नहीं अंदर ज़ील नहीं आ रहा, तो जी। आपको टाइम नहीं मिलेगा। जी। और यहाँ पे आपको पता ही है हमारा शेड्यूल क्या होता है। फिर भी यहाँ पे आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा कि जो आगे जाना चाह रहे हैं वो अपना टाइम निकाल लेते हैं। इनफैक्ट अभी तो कितने नो सीजीएल सीजीएल के लिए लगे और हुए। अच्छे अच्छे स्कोर्स लेके आए हैं, जी। जो मतलब नॉर्मली हम घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जब हमारे पास पूरा टाइम होता है हम उतना तब स्कोर नहीं तब ला नहीं ले पाते। पाते, जहाँ पे यहाँ पे यहाँ बच्चों ने जी। अलग से निकाल के निकाल दिया। तो बिल्कुल। टाइम को अगर आपको मैनेज करना आता तो कोई जॉब बड़ी बात नहीं है।
दिल्ली पुलिस में भी बहुत से लोग सर्विंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई अगर दिल्ली पुलिस में आया तो आगे नहीं गया, उससे बहुत हासिल उससे अच्छी पोस्ट पे गए हैं। तो अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है तो आपके लिए कोई जॉब हेक्टिक नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जवाब जो पूछते हैं भैया अगर हम जॉब ज्वाइन कर ले ये वाली वो वाली तो क्या टाइम मिल पाएगा हमें प्रिपरेशन का। तो भाई टाइम निकालने से निकलता है, टाइम की कमी हमेशा रहेगी आपको, पर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ना कुछ बदलाव अपनी जिंदगी में चाहिए तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, अपनी नींद को थोड़ा गंवाना पड़ेगा, फिर टाइम निकल अगर आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करते हो, किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हो, तो आपके अंदर खुद ही आ जाएगा टाइम निकालने का तरीका। हमें लगता था कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है 24 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में और तो कुछ बचा नहीं है। और तो अगर आप मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। और शिवम भाई कुछ ऐसा कुछ एक आप ब्रह्मास्त्र कोई ट्रिप आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसा कि भाई उनको, सॉरी यार मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए, कुछ ऐसा जो उनको हमेशा याद रहेगा कि भाई शिवम भाई थे, उनका इंटरव्यू हमने एक बार सुना था तो उन्होंने एक टिप दी थी और मेरे को यार बड़ा महसूस हुआ कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। टिप देखो, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको अगर जो हार्डकोर लेवल पे कर रहा है तो उसको ऐसा है नहीं उसको टिप ही चाहिए, वो तो अपना करने वाला कर देगा। बट एक चीज है उनके लिए, जो बंदे मल्टीपल टाइम मल्टीपल फॉर्म्स भर रहे हैं बट उनको किसी वजह से रिजेक्शन देखने को मिल रही है कि मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी आ रहा है बट ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वो एक चीज हो जाती है, कोई मतलब ह्यूमन एरर कुछ भी हो, या पर्सनल लेवल पे किस्मत खराब हो, दिन खराब हो, उनकी जॉब नहीं लग पा रही, तो जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो जो फेलियर के टाइम पे आपका जो टाइम होता है ना, वही सबसे बढ़िया चीज है सीखने के लिए। वहां पे जिसने संभाल लिया अपने आप को, जिसने फेलियर देखा और उसमें वो संभाल लिया ना अपने आप को, उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी जॉब में, आगे कभी किसी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर उसको कोई गिरा भी नहीं पाएगा। तो वो मोमेंट को एंजॉय करना, जैसा आप मेरे साथ भी हुआ था, मैंने कई महीने लगा के तैयारी करी थी और उस टाइम पे जब नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, बट वही टाइम था। कई लोग होते हैं छोड़ देते हैं, बट उसी टाइम पे अगर आपने बैक फुट पे ना गए और अपने आप को संभाल लिया और चलते रहे कि नहीं प्रोसेस है, और अपने आप पे बिलीफ रखना, बहुत सी चीजें आपको लाइफ में ऐसे देखने को मिलेंगी कि आप सोच रहे हो यार ये तो मतलब मैजिक हो गया कुछ। तो जो बिलीफ रखना, हार मत मानना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको लगता है कि यार मैं अगर थोड़ा एफर्ट दे दूंगा तो ये हो जाएगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने तो मतलब हर रोज फॉर्म भरता था, कभी पेपर नहीं निकले, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को एक साथ 3 जॉब मिली थी। वो क्यों हुआ कि उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने मेरे पे जो अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसे ग्रैब करा। मैंने ये नहीं छोड़ा कि एक मिल गई तो दूसरी रहने देता हूँ, दूसरी मिल गई तो तीसरी रहने देता हूँ। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर में अपने आप को संभाल लो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं। यही सबसे आसान तरीका है। आई होप आपको शिवम जी की बातें अच्छी लगी होंगी और आपके मन में बैठ गई होंगी। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शिवम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपने समय निकाला। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।